हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। पिछले काफी लेक्चर से हम आईपीसी का जनरल एक्सेप्शंस साधारण अपवाद का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम सेक्शन 84 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 84 में विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य के बारे में बताया गया है। यानी यदि कोई कार्य विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया जाए तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 84 क्या कहती है। सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने में असमर्थ है। इस डेफिनेशन के आधार पर हमें पता चलता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत डिफेंस के लिए दो तत्वों को साबित करना आवश्यक है। पहला ये कि कार्य को करते समय अभियुक्त का चित्त विकृत होना आवश्यक है, और दूसरा यह है कि वह चित्त विकृति ऐसी हो कि वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो या यह जानने में असमर्थ हो कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य को करते समय से क्या अर्थ है। तो ये धारा यह पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि कार्य को करते समय अभियुक्त का विकृत चित्त होना आवश्यक है। अपराध को कारित करने से पहले या उसके बाद में उसके चित्त की क्या अवस्था थी यह महत्वपूर्ण नहीं है। साथ ही विकृत चित्तता इतनी गंभीर होनी चाहिए कि उसको अपने कार्य की प्रकृति का या उसके दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होने का ज्ञान ना हो। सेक्शन 84 को मैकनोटन रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड में मैकनोटन वर्सेस एम्परर 1843 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हुआ है, जिसमें स्कॉटलैंड का एक निवासी मैकनोटन अपने देश की खराब परिस्थितियों के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट्स की नीतियों को उत्तरदायी मानता था। उसके मस्तिष्क में सदैव प्रधानमंत्री की हत्या का विचार चलता रहता था। एक दिन उसने प्रधानमंत्री के निजी सचिव श्री ड्रमंड को भूलवश प्रधानमंत्री समझकर उसकी हत्या कर दी। उसने उन्मत्तता का तर्क दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको दोषमुक्त कर दिया। इस निर्णय से इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ कि पब्लिक ओपिनियन के दबाव में आकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अंततः उन्मत्तता संबंधी विधि को स्पष्ट करने के लिए न्यायाधीशों की एक विशेष समिति गठित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस समिति को कुछ प्रश्न सौंपे गए और उनके जो उत्तर मिले उन्हें ही मैकनोटन नियम के नाम से जाना जाता है। यह स्पष्ट है कि संहिता की सेक्शन 84 मैकनोटन नियमों पर आधारित है, लेकिन 84 में उन्मत्तता के स्थान पर विकृत चित्तता शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्मत्तता की परिधि बहुत सीमित है, जबकि विकृत चित्तता कहीं अधिक व्यापक अर्थ लिए हुए है। किसी भी प्रकार की मानसिक विक्षिप्तता विकृत चित्तता की श्रेणी में आ सकती है, लेकिन वह उन्मत्तता हो यह आवश्यक नहीं है। इंडियन क्रिमिनल लॉ में डिफेंस के रूप में विकृत चित्तता की कॉन्सेप्ट को बड़ा दायरा प्रदान करने के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो विकृत चित्तता है यह भी दो प्रकार की होती है। एक है चिकित्सकीय विकृत चित्तता और दूसरा विधिक विकृत चित्तता। चिकित्सकीय विकृत चित्तता या मेडिकल इंसेनिटी चिकित्सकीय आधारों पर निर्भर होती है, जबकि विधिक विकृत चित्तता अभियुक्त को दोषमुक्त करवाने के लिए न्यायालय में साबित किए जाने वाले आधारों पर निर्भर है। यदि किसी व्यक्ति को विकृत चित्त अभिनिर्धारित करने के पर्याप्त चिकित्सकीय कारण है तो मामला चिकित्सकीय उन्मत्तता का हुआ, जबकि सेक्शन 84 के अंतर्गत विधिक उन्मत्तता का अर्थ है कि अभियुक्त द्वारा यह सिद्ध किया जाए कि अपराध करते समय विकृत चित्तता के कारण या तो वह कार्य की प्रकृति नहीं जानता था या यह जानने में असमर्थ था कि उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। तो इस प्रकार कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जबकि व्यक्ति चिकित्सकीय रूप से विकृत चित्त होते हुए भी न्यायालय उसे विधिक रूप से विकृत चित्त न माने, अर्थात न्यायालय यह नहीं माने कि कार्य करते समय वह कार्य की प्रकृति या उसके दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होने को जानने में असमर्थ था।
इसी प्रकार ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जबकि व्यक्ति चिकित्सकीय रूप से विकृत ना हो, परंतु फिर भी न्यायालय उसे विधिक रूप से विकृत माने कि कार्य को करते समय वे कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था या उसका दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना नहीं जानता था। अब इसके बारे में हम कुछ केसेस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कानवी कुर्जी वर्सेस स्टेट 1960 का मामला। इस मामले में अभियुक्त स्वयं को महाभारत का शुद्ध रक्त सूर्यवंशी अर्जुन समझता था। अपने परिवार के साथ उसके अच्छे मधुर संबंध थे। एक दिन बिना किसी प्रकोपन के उसने अपनी पत्नी और बड़े पुत्र की हत्या कर दी। इसके बाद वह गांव के सरपंच के पास गया और उसको भीष्म पितामह संबोधित करते हुए उसने कहा कि उसने कर्ण और भांगड़ी की हत्या कर दी है। अपने पुत्र को वह कर्ण की और अपनी पत्नी को भांगड़ी की संज्ञा दे रहा था। तो न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हत्याएं करते समय वह विकृत चित्तता से आक्रांत था और भले ही उसे अपने कार्य की प्रकृति का ज्ञान था, परंतु वह यह जानने में असमर्थ था कि उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, क्योंकि वह यह समझता था कि वह अर्जुन है और इसलिए अर्जुन के रूप में कर्ण और भांगड़ी की हत्या करना उसका अधिकार है। इसलिए न्यायालय ने उसको दोषमुक्त कर दिया। अगला केस हम देखते हैं अशरुद्दीन वर्सेस किंग 1949 कलकत्ता हाई कोर्ट का। इस मामले में अभियुक्त को सपने में स्वर्ग में किसी ने यह आदेश दिया कि वह अपने 5 वर्षीय पुत्र की बलि दे दे। सुबह वह अपने पुत्र को मस्जिद लेकर गया और वहां पर उसने उसकी बलि दे दी। तो कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि हत्या के समय क्योंकि वह सपने में काम कर रहा था और भले ही कार्य की प्रकृति को जानता था, वह यह भी जानता था कि उसका कार्य विधि के प्रतिकूल है, परंतु वह यह जानने में असमर्थ था कि उसका कार्य दोषपूर्ण था, क्योंकि स्वप्न में स्वर्ग में उसे किसी ने वह कार्य करने का आदेश दिया था, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया गया। तो यही ऐसा मामला था जिसमें बलि पर दंड नहीं दिया गया। इसके बाद के किसी भी केस में इस डिफेंस को न्यायालयों ने स्वीकार नहीं किया। ऐसा ही एक केस था परशुराम वर्सेस स्टेट 1981 का, जिसमें अभियुक्त ने प्रातः भजन के दौरान अपने पुत्र की हत्या कर दी। अभियुक्त को सेक्शन 84 का संरक्षण इस मामले में नहीं दिया गया। ऐसे ही नारायण स्वामी गोंडरन वर्सेस एम्परर के 1931 के मामले में जब मंदिर के एक पुजारी ने 5 माह की बच्ची की देवी के सामने बलि दे दी और ये तर्क दिया कि वह अपने होश में नहीं था और किसी उत्प्रेरण के अंतर्गत वह कार्य कर रहा था, तो कोर्ट ने उसकी डिफेंस को अस्वीकार कर दिया और यह निर्धारित किया कि वह कार्य की प्रकृति को जानता था और यह भी जानता था कि उसका कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, इसलिए उसे सेक्शन 84 का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह हमने आज सेक्शन 84 के कुछ इम्पोर्टेंट केसेस डिस्कस किए। बाकी के इम्पोर्टेंट केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।